नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी ब्लेज। आई एम विवेक शर्मा। आज हम यूपीएसआई का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लैंडमार्क जुडिशियल डिसीजंस, जो हमने केसेस हैं हमारे लास्ट ईयर 2021 एंड 2017 में हमने काफ़ी सारे केसेस देखे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, वो आज हम कवर करने वाले हैं। मैंने देखा है कि उसका जो वैल्यू है वो 3 से 4 और कहो 5 क्वेश्चंस तक वो पेपर में देखे गए, 10 से 15 नंबर का फ़र्क पड़ता है। और आज की डेट में इतने कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में एक एक नंबर मायने रखता है। इस वीडियो के थ्रू मैं ये गारंटी देता हूँ आपको कि आपको सारे केसेस कवर कराऊँगा और आपको कहीं बाहर दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सारे केसेस, सारे इम्पोर्टेंट केसेस मैंने कवर किए हैं और इसके बाद मैंने काफ़ी एनालाइज़ भी किया है, बाकी किसी वीडियो को भी, दूसरी यूट्यूब पे जो वीडियोज़ हैं, उनको भी मैंने एनालाइज़ किया है। उसके बाद मैंने देखा है कि काफ़ी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ जो हैं, वो लेंथी बना रखी हैं, रादर देन कि हम शॉर्ट वीडियो और इम्पोर्टेंट और क्रिस्प वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप दैट यू ऑल विल एन्जॉय दिस सेशन। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से अच्छा आप तक पहुँचा सकूँ। सो नाउ वी शुड स्टार्ट। तो अभी हम जब टेस्ट लगा रहे थे उस टाइम पे हमने देखा कि जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क डिसीजंस हैं वो काफ़ी दे रखे हैं। तो सबसे पहले कि इंडियन लॉ में जो लैंडमार्क डिसीजंस हैं वो कैसे-कैसे आए, हम सबसे पहले ये देखेंगे। तो एक्चुअली भारत में कानूनी अभ्यास और मौलिक अधिकारों को आकार देने वाले महत्वपूर्ण सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णयों की हम अभी जो है समीक्षा करने वाले हैं। कुछ रिव्यूज़ हम जो है उनके ऊपर देंगे कि कैसे-कैसे लैंडमार्क जुडिशियंस बने, कैसे-कैसे ये चीज़ें आगे बढ़ी। ठीक है? तो मैंने इसको जो पीपीटी तैयार की है, इसको मैंने सब पार्ट किया है, कि जैसे आपको समझ में आए। तो मैंने सबसे पहले जो पार्ट रखा है अरेस्ट प्रोसीजर में, कि गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया है, उससे संबंधित कुछ हमारे ऑब्वियसली डिसीजंस आ चुके हैं। अब ये डिसीजंस क्या होते हैं? सबसे पहले चलो हम ये समझते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि भाई ये कैसे डिसीजंस हैं, क्या डिसीजंस आ गए? चलो डिसीजंस होते हैं, जैसे कोई मान लो किसी के फंडामेंटल राइट का कुछ वायलेशन हो रहा है, तो उस इंसान के बिहाफ़ पे कोई भी इंसान एक कोर्ट में पीआईएल भी फाइल कर सकता है। पीआईएल होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि यानी कि पब्लिक के इंटरेस्ट और उसके बेनिफिट के बिहाफ़ पे हम जो है कोर्ट में एक कोई भी पीआईएल फाइल कर सकते हैं। कोई भी इंसान कर सकता है दूसरे के बिहाफ़ पे। तो वो जो इंसान है, वो वर्सेस या यूनियन ऑफ इंडिया से केस लड़ रहा है या फिर सुप्रीम कोर्ट से केस लड़ रहा है उसके वर्डिक्ट के अगेंस्ट में। तो ऐसे केसेस होते हैं। फिर उसके बाद उसकी पीआईएल के बाद जब वो फाइल हो जाता है, तो उसके बाद जब केसेस कंप्लीट होते हैं, तो उसका रिजल्ट आता है। तो वो ना स्टेटमेंट बन के केसेस बन जाते हैं। तो ऐसे ही हम केसेस कुछ देखने वाले हैं कि अरेस्ट प्रोसीजर्स में कि कैसे-कैसे, क्या-क्या कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें हम किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, और हम किसी को अरेस्ट कर सकते हैं तो हमें क्या चीज़ें एप्लीकेबल उसके ऊपर होंगे। तो डायरेक्टली कम टू द टॉपिक। सबसे पहला केस है डीके वासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल। डीके बासु स्टेट ऑफ बंगाल में कोर्ट क्या कहता है कि अरेस्टिंग ऑफिसर्स डेजिग्नेशन मस्ट बी क्लियरली डिस्प्लेड, कि गिरफ्तार करने वाले अधिकारी का पद स्पष्ट रूप से प्रदर्शित चाहिए। कि मतलब आपको अगर कोई बंदा गिरफ्तार कर रहा है, वो कोई भी एसआई रैंक का ऑफिसर है या फिर आप कोई इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर है, वो आपको गिरफ्तार कर रहा है, तो उसका जो पद है वो प्रदर्शित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप विदाउट नेम प्लेट, विदाउट पद के जो है आप किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। इसके बाद इसमें सेकंड पॉइंट है, गिरफ्तार व्यक्ति को मित्र या रिश्तेदार को सूचित करने के उसके अधिकार के बारे में बताया जाना चाहिए। कि जो भी बंदा गिरफ्तार हुआ है, किसी भी मैटर में उसको अरेस्ट किया है, तो उसके पास ये पूरा हक है कि वो अपने किसी दोस्त या अपने किसी रिश्तेदार को उसके बारे में बताए जाके। और ऐसा पुलिस मतलब उसे नहीं रोक सकती कानूनन। अब देखो, अब हम ये भी बोल सकते हैं कि पुलिस चाहे तो अलाउ कर सकती है, नहीं चाहे तो नहीं करेगी, बट ये सब डिफरेंट बातें हैं। लेकिन अगर हम लॉ के अकॉर्डिंग देखें, तो उसको अलाउ करना पड़ेगा कि वो उसके अपने रिश्तेदार को या किसी दोस्त को ये इन्फॉर्म करे कि उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे? डी के बासु, बी से बासु और बी से बंगाल। डी के बासु वर्सेस वेस्ट बंगाल केस है, जिसमें कि अरेस्ट के कुछ चीज़ें दे रखी हैं। उसके बाद सेकंड है कुलतेज सिंह वर्सेस सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस और कुलतेज सिंह के बीच के केस का क्या गाइडलाइंस निकाली, लास्ट में क्या कंक्लूजन निकाला? कंक्लूजन ये था कि गिरफ्तार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। अगर आप जिस भी बंदे को गिरफ्तार कर रहे हो, उसको 24 घंटे के भीतर, क्योंकि देखो कभी-कभी पुलिस आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर सकती है। वो क्या कर सकते हैं कि आपको 24 घंटे से ज़्यादा भी आपको कस्टडी में रख सकते हैं। लेकिन ऑफ़िशियल अगर आपको पता है, आपने पढ़ रखा है, तो आप 24 घंटे के अंदर-अंदर आपको अदालत के समक्ष या मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको प्रस्तुत करना ही पड़ेगा। ये निष्कर्ष कहाँ से निकला? ये कंक्लूज़न कहाँ से निकला? ये कंक्लूज़न निकला कुलतेज सिंह वर्सेस सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा, आपको उसमें बस टिक करना है। आपको देखना है कि ठीक है, कुलतेज सिंह वर्सेस सर्कल इंस्पेक्टर, तो आपको बताना है कि हाँ, 24 घंटे के अंदर-अंदर कोर्ट के सामने पेश करना। ये कुलतेज सिंह वर्सेस सर्कल इंस्पेक्टर का कंक्लूज़न था केस का। उसके बाद है हिरासत निर्धारित अवधि से अधिक नहीं हो सकती। जो निर्धारित अवधि है, इससे ज़्यादा हिरासत नहीं हो सकती। सॉरी। हाँ, तो जो डिटेंशन है,
वो निर्धारित अवधि तक ही होगी। डिटेंशन कैन नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। जितना पीरियड दे रखा है, जितना कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड है, उससे ज़्यादा आप हिरासत किसी की नहीं कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट वर्सेस दीपक महाजन। डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट क्या होता है? ईडी। ईडी का केस है ये, है ना? ईडी का केस है दीपक महाजन के अगेंस्ट में। इस केस का निष्कर्ष क्या निकला? कुछ परिस्थितियों में पुलिस, मजिस्ट्रेट या अन्य व्यक्तियों द्वारा गिरफ्तारी की जा सकती है। अब देखो कि कुछ परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट, पुलिस तो गिरफ्तार कर ही सकती है, मजिस्ट्रेट के सामने भी गिरफ्तारी हो सकती है, और अन्य व्यक्तियों, ये अन्य व्यक्तियों क्या मतलब, किस केस में अन्य व्यक्तियों में गिरफ्तारी? अन्य व्यक्ति है मतलब ईडी ऑफिसर। इस केस में क्या हुआ था कि मान लो आपके किसी के यहाँ ईडी ने किसी को ईडी को शक हुआ और किसी ने उसके यहाँ रेड गड़ी, तो एक्चुअली उस रेड के टाइम पे ईडी क्या कर सकती है? किसी भी बंदे को गिरफ्तार कर सकती है। अब ईडी के लोग ना तो पुलिस वाले हैं और ना ही वो मजिस्ट्रेट वगैरह है, लेकिन वो गिरफ्तार कर सकती है। तो ये इस केस का निष्कर्ष था। सेकंड पॉइंट था कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर एक सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको 24 घंटे के अंदर ही मजिस्ट्रेट के अंदर, जो मैंने लास्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के यहाँ गिरफ्तार बंदे को आपको लेके जाना था। अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी ब्रॉट बिफोर अ कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। अब गाइडलाइंस क्या है? गाइडलाइंस ऑन अरेस्ट एंड बेल। जो अरेस्ट हुआ है और जो बेल है, इसके गाइडलाइंस, एक सेकंड, ये ऐसे कैसे चल रहा है? वेट अ मोमेंट। हाँ, हो गया। ओके। सो जो गाइडलाइंस हैं अरेस्ट पे और बेल पे, अब वो हम गाइडलाइंस होंगे, क्या क्या गाइडलाइंस हैं? तो शौकीन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस है। इसमें क्या होता है? 7 साल तक की सजा वाले अपराधों में अभियुक्त को आम तौर पर गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। यदि गिरफ्तारी आवश्यक हो तो मामले की डायरी में कारण दर्ज किए जाने चाहिए। मान लो किसी को 7 साल तक की, अब देखो केस कितना डीप लेके जा रहे हैं ये, कि अगर किसी को 7 साल तक की सजा होनी है तो 7 साल तक की सजा को तो ये बहुत हल्का केस मानती है। मतलब जो जो लॉ है वो लॉ 7 साल तक की सजा को बहुत माइन्यूट केस मानते हैं। ये बोलते हैं कि ये तो छोटा केस है, तो इसमें आप डायरेक्ट गिरफ्तारी मत करो। आप इसमें क्या करो, अगर आप डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं करते तो आप इसको क्वेश्चन आंसर के लिए बुलाओ, ठीक है? क्वेश्चन पूछने के लिए बुला लो कि भाई आपने ये क्राइम किया है, नहीं किया, आप मतलब जवाबदेही आपकी बन सकती है। अब ये क्यों किया गया? 7 साल तक की सजा अगर किसी ऐसे काम में हो रही है तो उसमें गिरफ्तारी कम से कम करी जाए। इसका कारण क्या है? इसका ये कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर बड़े बड़े केसेस हैं उनमें गिरफ्तारी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना इतने सारे मुकदमे और इतनी सारी गिरफ्तारियां हो जाएंगी कि उनको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। काफ़ी सारे केसेस तो अभी भी चल ही रहे हैं पेंडिंग में, तो हमें ये तो पता ही है। तो और अगर किसी को गिरफ्तारी करना 7 साल के केस के अंदर ज़रूरी भी है तो उसको उसकी डायरी मेंटेन करो, उसके रीजंस बताओ कि ये रीजन था। तो ये शौकीन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस है। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हो कि भाई कोई शौकीन है, कोई बंदा है, वो स्टेट ऑफ यूपी से उसकी थोड़ी सी लड़ाई चल रही है कि हाँ जी मुझे अब गिरफ्तार नहीं करोगे, और उसको 7 साल के अंदर अंदर स्टेट ऑफ यूपी को गिरफ्तार करना है। तो ऐसे करके आप थोड़ा सा कुछ लॉजिक सेट कर सकते हो। उसके बाद है रसिक लाल वर्सेस किशोर वधवानी, बेल कैंसिलेशन। ठीक है, बेल कैंसिलेशन के ऊपर रसिक लाल वर्सेस किशोर वधवानी का केस आया है। तो ये बोलता है जमानत पर रिहा किए गए व्यक्ति की दोबारा गिरफ्तारी को रोका नहीं जाता है। जमानत रद्द करते समय शिकायतकर्ता के लिए नोटिस या सुनवाई आवश्यक नहीं है। रीअरेस्ट ऑफ अ पर्सन रिलीज ऑन बेल इज नॉट प्रिवेंटेड। नोटिस और हियरिंग फॉर द कंप्लेंट इज नॉट नेसेसरी व्हेन कैंसिलिंग बेल। अब ये मान लो किसी को जमानत मिल गई, तो क्या उस जमानत के बाद भी उसे अरेस्ट किया जा सकता है? यस। तो गिरफ्त ये साफ लिखा है, गिरफ्तारी को नहीं रोका जा सकता। अब हमें कैसे पता चलेगा? तो ये रसिक लाल वर्सेस किशोर वधवानी केस का निष्कर्ष है। उसमें कोर्ट कहती है कि अगर हम किसी बंदे को रिहा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर वो क्राइम क्राइम करता है तो उसे दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है? और शिकायत जमानत रद्द भी की जा सकती है। शिकायतकर्ता को कोई नोटिस या सुनवाई भी उसके लिए आवश्यक नहीं है, अगर उसके लिए दोबारा भी वो क्राइम के लिए जिम्मेदार होता है तो ऐसी चीज़ें ना कोर्ट सारी चीज़ें लॉ में मेंशन है। आप ऐसे हवा में नहीं कह सकते कि बंदा कोई बेल पे है तो अब हम इसे अरेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हम ना पेपर में बैठ के लॉजिक लगाते हैं कि अगर अरेस्ट, अच्छा बेल पे है तो हो भी सकता है, अरेस्ट नहीं भी हो सकता। तो हमें एग्जैक्ट पता होगा ना तो हम जल्दी से टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये मैं बता रहा हूँ, हमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि कंफ्यूज होगा तो मोस्टली आंसर फिर गलत ही होगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस। एक्चुअली जो काफ़ी सारे जो क्रिमिनल ऑफेंस हो रहे हैं, जो अपराध हो रहे हैं, उनके लिए कुछ एसेंशियल एलिमेंट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट तत्व हैं। वो क्या क्या हैं? वो हैं, अब हम कुछ केसेस से समझेंगे। क्रिमिनल बीच ऑफ ट्रस्ट, आईओसी वर्सेस एनईपीसी। आईओसी, आईओसी क्या है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आईओसी क्या है? इंडियन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और लिमिटेड। ठीक है?
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनईपीसी, आईओसी की फुल फॉर्म पता है, एनईपीसी नेशनल एनर्जी प्रोसेसिंग कंपनी, नेशनल एनर्जी प्रोसेसिंग कंपनी, इन दोनों के बीच का ही केस है। इसमें क्या है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब देखो क्रिमिनल ऑफेंस कैसे, क्रिमिनल ऑफेंस समझ, ध्यान से समझना कि किस किस मामले को हम क्रिमिनल ऑफेंस कह सकते हैं। ये बोल रहा है कि उसके लिए एसेंशियल क्या है, कि भाई ये मामला क्रिमिनल ऑफेंस है, इसके लिए क्या एसेंशियल एलिमेंट है, क्या कैसे हम किसी चीज को हम अपराध कह सकते हैं। तो हमें ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आईओसी वर्सेस एनईपीसी का। तो इसके बीच में क्या है कि एंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन एंड वायलेशन ऑफ लॉ या कॉन्ट्रैक्ट, संपत्ति का न्यासीकरण, बेईमानी से दुरुपयोग और कानून अनुबंधन का उल्लंघन। यानी कि आप अगर कोई बेईमानी करते हो, दुरुपयोग करते हो, या किसी का ट्रस्ट भी तोड़ते हो, या किसी कानून या लॉ को भी थोड़ा सा भी, जो लॉ लिखित लॉ है उसको तोड़ते हो, तो आप क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर आओगे। मान लो किसी ने किसी की प्रॉपर्टी ट्रस्ट धोखे से जब्त कर ली, ठीक है, डिसऑनेस्ट हो गया वो, तो वो भी क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर ही काउंट करा जाएगा। ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आईओसी वर्सेस एनईपीसी है, ठीक है। इसके बाद सेकंड एक्ट है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ये सेकंड केस है साजू वर्सेस स्टेट ऑफ, साजू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, स्टेट ऑफ केरला और साजू वर्सेस ये केस है। अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या है, दो या अधिक व्यक्तियों के बीच एक अवैध कार्य करने का समझौता, मुख्य उद्देश्य की आपसी जानकारी के साथ। दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं और वो आपस में किसी भी काम के ऊपर कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बना रहे हैं, तो ठीक है। तो अगर वो दोनों सारे लोग मिले हुए हैं, तो वो सारे लोग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर आएंगे। अब आप सोचो कि मान लो 5 लोग हैं, 5 लोग में से 2 लोगों का उद्देश्य वो नहीं था, लेकिन वो थे वहाँ, कोई भी क्राइम करने का उद्देश्य नहीं था, लेकिन 3 लोगों का क्राइम करने का उद्देश्य था, 3 का सपोज, और 2 का था ही नहीं। तो अब क्या होगा, क्या क्या पांचों पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी कि षड्यंत्र का, आपराधिक षड्यंत्र का केस आएगा? बिल्कुल। अगर वो वहाँ 2 अवेलेबल हैं, उनके साथ क्राइम में हैं, तो चाहे उनकी इंटेंशन कुछ भी हो, उन पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस आएगा। समझ रहे हो? इसके बाद है डॉरी डेथ, शांति वर्सेस स्टेट। शांति वर्सेस स्टेट में क्या है, शांति बनाम राज्य दहेज मृत्यु। विवाहित महिला की विवाह के 7 साल के भीतर, विवाहित महिला की विवाह के 7 साल के भीतर सामान्य परिस्थितियों के अलावा दहेज की मांग से जुड़ी क्रूरता के कारण मृत्यु अगर हो जाती है, तो उसमें डॉरी डेथ लगता है। डॉरी डेथ, इसमें क्या है, अब मान लो, देखो, अगर कोई भी मैरिड लेडी है और उसकी 7 साल के अंदर कैसे भी डेथ हो जाती है, और उसमें जो प्रूफ है वो ये प्रूफ करे कि इसमें दहेज की मांग करी है लोगों ने, अगर डॉरी की मांग करी है, ऐसा प्रूव हो रहा है दूसरे डॉक्यूमेंट से। अब प्रूफ क्या है, अब प्रूव उस पर मारपीट के निशान हो सकते हैं, ये लिखा हुआ है, या फैमिली, हस्बैंड या हस्बैंड की जो रिलेशन वाले हैं, जो पेरेंटल फैमिली है, वो प्रेशराइज कर रही है, तो ये सारी चीज़ें अगर हैं, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए डॉरी डेथ, डॉरी का केस लगाया जा सकता है, और इसमें कोई भी आपकी पक्ष नहीं सुनवाई होगी अगर ये केस लगता है तो, ठीक है। सो डॉरी डेथ हमें इतना याद करना है कि डॉरी डेथ का केस है तो शांति वर्सेस स्टेट है। तो एक्चुअली हमें शांति चाहिए, अब ऐसे याद कर लो, हमें शांति चाहिए, तो भाई हम डेथ और डॉरी से तो दूर ही रहेंगे ना, तो शांति चाहिए, शांति और वर्सेस स्टेट का हमें कुछ चाहिए, तो हमें डेथ और डॉरी से दूर रहना है, ऐसे करके थोड़ा सा याद कर सकते हैं। द डेथ पेनल्टी, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, ये है डेथ। अब इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे, डेथ पेनल्टी, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। क्योंकि आजकल जितने भी मामले हैं उसमें आपने देखा होगा डेथ पेनल्टी मोस्टली नहीं मिलती, क्योंकि लोग ना, अगर कोई रेप केस भी है, तो मैंने ज़्यादातर ये केसेस में देखा है कि रेप केस में भी इवन क्या होता है कि उम्र कैद की सज़ा जो है वो जल्दी मिल जाती है डेथ पेनल्टी के कंपेयर में, ठीक है। तो क्या रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है जिसमें डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की जाती है? सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड के लिए सख्त दिशा निर्देश स्थापित किए हैं, जिसमें जोर दिया गया है कि कारावास नियम है और मृत्युदंड अपवाद है। ज़्यादातर वो क्या चाहता है सुप्रीम कोर्ट, कि कारावास हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जेल हो लोगों को, लेकिन मृत्युदंड बहुत ही कम केसेस में होना चाहिए, वो एक्सेप्शनल केसेस होना। तो सुप्रीम कोर्ट has established strict guidelines for avoiding the death penalty, emphasizing the imprisonment is the rule and death is the exception। इसके कुछ केसेस हैं, कुछ स्टेटमेंट है, कंक्लूजन्स क्या है। एक केस है इसमें मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, पहला केस है, तो इसमें क्या है, मृत्युदंड के लिए असाधारण कारण, मृत्यु के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचता। मच्छी सिंह केस में वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कोर्ट कहता है कि अगर मृत्यु दंड देने के अलावा नो ऑप्शन अदर देन डेथ, इसके अलावा कोई भी केस नहीं बचता है, तभी आप डेथ पेनल्टी दे सकते हैं, ठीक है। अब इसको और इलेबोरेट करा है कोर्ट ने, महेंद्र नाथ दास वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम में। इसमें फिर बोल रहा है कि मृत्युदंड एक अपवाद है, विशेष कारणों का उल्लेख किया जाना चाहिए। तो इसमें बोला था दैट पेनल्टी इज एन एक्सेप्शन, सॉरी, स्पेशल रीजंस मस्ट बी मेंशन्ड।
अगर आप किसी को डेथ पेनल्टी दे रहे हो तो उसके लिए स्पेशल रीजंस मेंशन होना चाहिए। तो अभी तक कोर्ट ने स्पेशल रीजन सिर्फ पूछ रहा है, मेंशन नहीं करे। लेकिन और जब आगे कोर्ट सुनवाई करता है तो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, और बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में वो मेंशन करता है कि हीनस मैनर ऑफ मर्डर होना चाहिए। हीनियस मैनर मीन्स होता है बहुत ही जघन्य तरीके से किसी की हत्या की गई है, उसमें आप डेथ पेनल्टी के लिए। और क्या क्या हो सकता है? शैतानी, बर्बर तरीके से किसी को जिंदा जलाना, अत्यधिक यातनाएं देना, कई हत्याएं करना, एक बार में कई बार चाकुओं से घोंपना, रेप करके किसी को मार देना, ऐसे मल्टीपल मर्डर्स, एक्सट्रीम टॉर्चर, बर्निंग अलाइव, ऐसी कुछ आपको चीजें मिलती हैं बार्बरिक जो तरीके से आप किसी को, तो आप इस केसेस में डेथ पेनल्टी अवॉर्ड कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में इसको समझाया। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं क्राइम्स रिलेटेड टू वुमन। अब मैं एक एक करके सारे टॉपिक कंप्लीट करवाता जा रहा हूँ कि जैसे कैसे हम अरेस्ट में क्या क्या केसेस थे। ठीक है। डेथ पेनल्टी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में क्या था। अब हम वुमन पे आ गए, डॉरी केसेस में हमने डेथ डॉरी पढ़ लिया। अब क्राइम्स रिलेटेड टू वुमन, वुमन से रिलेटेड क्राइम्स जो उनके लिए प्रोटेक्शन और जस्टिस, इससे रिलेटेड हम केसेस कुछ पढ़ने वाले। महिलाओं से संबंधित अपराध, संरक्षण और न्याय, महिलाओं से संबंधित जो केसेस हैं वो क्या क्या केसेस अब तक आए वो हम देखने वाले हैं। तो पहला केस है इसमें क्रूवलिटी एंड डॉरी, दहेज और क्रूरता जो महिलाओं के अगेंस्ट में होता है, वो केस है पहला शिवनंद कोर्ट वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। शिवनंद कोर्ट वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में कोर्ट क्या बोलता है कि आईपीसी की धारा 498 ए के तहत क्रूरता में विशेष रूप से दहेज या अवैध संपत्ति, कीमती वस्तुओं की मांग करना शामिल है। मतलब शिवनंद कोर्ट में केस बोल रही है कि आईपीसी सेक्शन 498 ए में आप अगर डॉरी की मांग करते हैं या फिर कुछ वैल्यूएबल एसेट्स की मांग करते हैं कि भाई हमें हमें तो गिफ्ट दिए थे, हम ये भी बोल सकते हैं कि सामने वाले ने गिफ्ट दिए थे हमें, तो उसमें वैल्यूएबल आइटम्स या गिफ्ट पे भी डॉरी लगाया जा सकता है। समझ आ रहा है सबको? क्योंकि क्योंकि कोर्ट उसको कैसे ट्रीट करेगी, कोर्ट ऐसे ट्रीट करेगी कि इन्होंने वैल्यूएबल आइटम्स की जो है डिमांड करी है। ठीक है। इसके बाद सेकंड है कि रेप एंड कॉम्प्रोमाइज, स्टेट ऑफ एमपी, स्टेट ऑफ सेकंड है आपका स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस मदन लाल। स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस मदन लाल केस में क्या है कि, एक सेकेंड, हाँ, सॉरी स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस मदन लाल केस में क्या है, बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के किसी भी मामले में समझौते का विचार अवैध है। इस केस में कोर्ट स्ट्रिक्ट उस पर प्रेशर डाल के बोलता है, ये थोड़ा सा गंदा हो गया, आप इसे अवॉइड कर देना। तो बलात्कार या बलात्कार के प्रयास, आप अगर आपका आइडिया है रेप करने का या अटेम्प्ट टू रेप है या सच में रेप है, ऐसे किसी आइडिया से कॉम्प्रोमाइज करना भी इलीगल है। आप सीधे कोर्ट में लेके आओ और सीधे उसके ऊपर बहस शुरू करो, उसके ऊपर निर्णय लेके आओ, आप उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ये इलीगल है। अगर ऐसा कोई करता है या ऐसे किसी को प्रेशराइज करता है तो उसके ऊपर भी केस होगा। इसके बाद गैंगरेप का फिर, क्योंकि देखो आप वो समझो, क्रोनोलॉजी समझो, पहले डॉरी, उसके बाद गैंगरेप की कोशिश। अब गैंगरेप के केस में क्या बोला, गैंगरेप के केस में बोला इसने गैंगरेप विश्वनाथन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। विश्वनाथन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु क्या है कि सभी अभियुक्तों के लिए सामान्य इरादा आवश्यक नहीं है, यदि तथ्य सिद्ध हो जाते हैं तो सभी दोषी ठहराया जा सकता है। कॉमन इंटेंशन इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑल एक्यूज्ड, ऑल कैन बी कन्विक्टेड इफ फैक्ट्स आर प्रूवन। वही मैंने आपको मैं पहले बता चुका हूँ, अगर 5 लोग हैं, 5 लोगों में से 3 लोग रेप करना चाहते थे, गैंग रेप हुआ है, 2 लोगों की इंटेंशन रेप करना नहीं थी, सिर्फ छेड़ना था, या मर्डर करना नहीं था, रेप के साथ साथ सिर्फ रेप करना था, तो ये उनका इरादा कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर 5 लोग इन्वॉल्व हैं, उस जगह पे हैं और तथ्य प्रूव हो जाता है तो पांचों सेम गिल्टी होंगे। समझ आ रहा है? विश्वनाथन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है। इसके बाद आगे है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, विशाखा गाइडलाइंस। वर्क प्लेस पे जो सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है उसमें विशाखा गाइडलाइंस हैं। तो एक्चुअली ये विशाखा वर्सेस, ये जो केस है ये विशाखा वर्सेस, आप इसे बोल सकते हो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ राजस्थान, ये केस है राजस्थान के अगेंस्ट में, विशाखा का सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्क प्लेस पे केस है। इस केस में क्या बोला है कि किसी भी व्यापार या पेशे को करने का मौलिक अधिकार एक सुरक्षित कार्य वातावरण पर निर्भर करता है, ये दिशा निर्देश कानून बनने तक लागू होंगे। एक्चुअली तब तक प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 जो हमारा सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमन वर्क प्लेस एक्ट है, ये आया नहीं था। तो उससे पहले कोर्ट ने बोला कि जब तक कोई इसके पास निश्चित कानून नहीं आ रहा है तो आपको
लोगों के मौलिक अधिकार की रक्षा करनी होगी और उन्हें एक सुरक्षित वातावरण काम पर लेडीज़ को प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसमें अब हम अंदर देखते हैं तो इसमें क्या है, इसमें शारीरिक संपर्क, यौन संबंधी टिप्पणी, यौन संबंध बनाने की मांग और अश्लील साहित्य का प्रदर्शन शामिल है। इसका प्रोहिबिशन मतलब निरुद्ध आचरण, प्रोहिबिटेड कंडक्ट, आप किसी भी तरह के किसी को फिजिकल कांटेक्ट नहीं कर सकते, आप सेक्सुअल रिमार्क्स नहीं दे सकते, आप कोई सेक्सुअल फेवर नहीं कर सकते, मांग सकते उनसे, ठीक है। कोई भी ऐसा सीन प्ले नहीं कर सकते लिटरेचर पे या कोई स्क्रीन पे भी जो वहाँ किसी को अनकंफर्टेबल करे। इसके बाद इसने बोला है कि एम्प्लॉयर की ड्यूटी क्या है, मतलब अब मैं क्या बता रहा हूँ, सेफ वातावरण, सेफ वातावरण, कैसा सेफ वातावरण होना चाहिए। तो एक तो ये नहीं होना चाहिए, दूसरा एम्प्लॉयर की ड्यूटी बताइए, एम्प्लॉयर की ड्यूटी क्या है, एम्प्लॉयर्स मस्ट टेक एप्रोप्रिएट एक्शंस टू प्रिवेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड इंश्योर सेफ्टी एंड डिग्निटी। नियोक्ताओं को यौन उत्पीड़न को रोकने और सुरक्षा व गरिमा सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। ओके, ईजी है। उसके बाद लीगल फोर्स, ये सिद्धांत अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए लागू करने योग्य है। अब आपने सोचा कि ये तो आपने डीपीएसपी की तरह डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में एम्प्लॉयर का काम बता दिया कि एम्प्लॉयर का काम ये है और उसको कोई ऑब्सीन सीन नहीं दिखाना चाहिए, कोई यौन संबंधी टिप्पणी नहीं करना चाहिए। क्या इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? बिल्कुल। आर्टिकल 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट है। अगर आपको वर्क प्लेस पे कोई भी सेक्सुअली कोई टिप्पणी कर रहा है या आपको कोई भी प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। क्लियर है सबको? इसके बाद कुछ की रूलिंग्स हैं, की रूलिंग्स ऑन अडल्ट्री, होमोसाइड एंड एविडेंस। एक्चुअली व्यभिचार, व्यभिचार, हत्या और साक्ष्य पर प्रमुख निर्णय, कुछ इंपॉर्टेंट निर्णय आए कि कैसे कैसे व्यभिचार है, मतलब जो अडल्ट्री है आज की डेट में आपने देखा होगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एंड रिलेशंस हैं लोगों के, तो उसके ऊपर कोर्ट ने क्या केसेस हैं, क्या उसके ऊपर टिप्पणी करी है, हत्या के ऊपर क्या टिप्पणी करी है, और कोई साक्ष्य वगैरह हमें ढूंढना है तो उसके ऊपर क्या टिप्पणी कोर्ट करता है। ऐसे करके हम समझेंगे वन बाई वन। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं डिक्रिमिनलाइजेशन एंड वैलिडिटी, अपराधीकरण समाप्त करना और वैधता। इसमें क्या है, ठीक है। जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड सेक्शन 497 अडल्ट्री अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी क्या था, अब हम इसे समझते हैं। अभी तो बीएनएस और बीएनएसएस में बदल गया है, अभी हम बीएनएस और बीएनएसएस नहीं पढ़ रहे, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अभी हम सिर्फ केसेस पढ़ रहे हैं। तो सेक्शन 497 जो था वो अडल्ट्री था और ये अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखना, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इसमें किया क्या है कि मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब होता है असंवैधानिक, मतलब इलीगल, जो मतलब अडल्ट्री जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया कि ये संविधान के दायरे में नहीं आता। अब कैसे है, मतलब क्या किया गया इसमें, अब मेरे ध्यान से सुनो। एक्चुअली 497 में क्या था कि स्टार्टिंग में ये था कि अगर कोई भी लेडी, अगर कोई भी लेडी अडल्ट्री शो करती है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती है, तो उसके लिए कोई भी मतलब हम बोल सकते हैं उसे गिरफ्तारी नहीं हो सकती या उसके लिए कोई भी एक्ट नहीं था कि उसे पकड़ सकें, ठीक है। उसके लिए कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब क्या है, लेकिन कोई अगर मेल करता है तो मेल को जेल हो सकती है, उसके अगेंस्ट में 497 एक्ट को लगा के और उसके अगेंस्ट में कार्रवाई करी जा सकती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि अब मेल इज ऑल्सो फ्री टू डू एनीथिंग, मतलब मेल भी कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी रख सकता है और ये उसकी पर्सनल चॉइस है। इसको आर्टिकल 21 के अंदर डाल दिया है, राइट टू फ्रीडम के अंदर, और आर्टिकल 20 फ्री स्पेस के अंदर, ठीक है। 19 फ्रीडम और 21 फ्री स्पेस, इनके अंदर डाल दिया है। तो समझ आ रहा है। तो जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके बाद नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें बोला गया डिक्रिमिनलाइज कंसेंसुअल होमोसेक्सुअल सेक्स बिटवीन अडल्ट। अब आपने एलजीबीटीक्यू वगैरह पढ़ा होगा, तो एलजीबीटी क्या है, समलैंगिक, एक जैसे लोग आपस में भी यौन संबंध बना सकते हैं, इसको भी डिक्रिमिनलाइज कर दिया। मतलब ये कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं है अगर आपस में कंसेंसुअल मीन्स एक दूसरे के जो मन से है ना उसके अगेंस्ट ना जाके नहीं किया हो। तो ये नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आप इसे ऐसे याद कर सकते हो कि जौहर मतलब एलजीबीटीक्यू वाले जौहर, मतलब जौहर दिखाना हम कैसे बोलते हैं कि भाई उसने बड़ी जौहर दिखाए, यानी कि उसने बड़ी मेहनत करी, तो एलजीबीटीक्यू वालों ने बड़ी मेहनत करी, बड़ी जौहर दिखाई, तब जाके उन्हें डिक्रिमिनलाइज किया गया उनके एक्ट को, ठीक है। उसके बाद है सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब ये क्या बोलता है कि जो हिंदू अगर अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट कर लेता है और दूसरी शादी करता है, मतलब सेकंड मैरिज करता है, और अगर उसकी पहली जो शादी है वो ख़त्म नहीं हुई है, डिसॉल्व नहीं हुई है, तो वो सेकंड मैरिज जो है वो लीगल नहीं मानी जाएगी। समझ आ रहा है? इस्लाम में परिवर्तन होने वाले हिंदू का दूसरा विवाह अमान्य है यदि पहला विवाह भंग नहीं हुआ है। तो ये है सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसके बाद है
एविडेंस एंड होमोसाइड। होमोसाइड क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है बेटा, होमोसाइड मीन्स होता है हत्या, होमोसाइड हत्या, और एविडेंस मीन्स होता है साक्ष्य। एविडेंस क्या है, साक्ष्य। ठीक है, साक्ष्य और हत्या। जियाउद्दीन बुखारी वर्सेस ब्रिजमोहन मेहरा, इसमें क्या है, अभी हम साक्ष्य के बारे में पढ़ेंगे। तो जियाउद्दीन बुखारी वर्सेस ब्रिजमोहन मेहरा केस में कोर्ट कहती है कि जो टेप रिकॉर्डर है उससे जो एविडेंस मिला है, हम देखा ना पुराने जमाने में टेप रिकॉर्ड कर लेते थे, किसी की आवाज रिकॉर्ड कर लेते थे, तो अगर उस टेप रिकॉर्डर में आवाज प्रॉपर आइडेंटिफाई हो रही है और प्रूवन ऑथेंटिक, और ऑथेंटिक प्रूव हो रही है, तो हम उसको एक एविडेंस मान सकते हैं। समझ आ रहा है सबको, समझ आ रहा है कि कोर्ट अब ये बता रहा है कि क्या एविडेंस हो सकता है क्या नहीं हो सकता, किस किस के जरिए बता रहा है, जियाउद्दीन बुखारी वर्सेस ब्रिजमोहन मेहरा केस के जरिए कोर्ट ये बता रहा है कि अगर टेप रिकॉर्डर में अगर किसी की आवाज हमें दिखती है और उसको सही प्रूव किया जाता है तो हम उसे बेस मान सकते हैं, एविडेंस मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब राज्य का जो केस है, इसमें भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता मतलब बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता है बीएनएस, भारतीय दंड संहिता मतलब इंडियन पीनल कोड, आईपीसी। आईपीसी धारा 300 के तहत हत्या के तत्वों को परिभाषित किया जिसमें जानबूझकर शारीरिक चोट पर ध्यान केंद्रित किया गया जो मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त हो। मतलब इसमें अभी मैं बोल रहा हूँ ना, अभी हमारे टॉपिक क्या चल रहा है, एविडेंस। एविडेंस का हमने एक्ट पढ़ लिया। अब है होमिसाइड, हत्या। अगर हत्या के निशान शरीर पर हैं जो कि हत्या का कारण बन सकते हैं तो हम ये मानेंगे कि ये जानबूझकर हत्या करी गई है। ठीक है, कोई मतलब इंसान मरा हुआ है तो अब हम कैसे बोलेंगे कि इसकी हत्या हुई है, मर्डर हुआ है, या ये खुद से मर गया है। भाई खुद से मरेगा, उसके शरीर पर निशान थोड़ी दिखेंगे। अगर ऐसे निशान जो ये प्रूव करते हैं कि इसकी हत्या हुई है, कटने का, गला कटा हुआ है, सर पर चोट है, तो उसकी अगर ऐसे निशान है तो उसे हम हत्या के अंतर्गत लेंगे। ठीक है, आर वर्सेस गोविंदा। आर वर्सेस गोविंदा केस क्या है, हत्या और गैर इरादतन हत्या के बीच का अंतर सूक्ष्म है, केवल डिग्री में भिन्न है। ये केस क्या था कि मतलब काफी सारे लोग पहले से बच जाते थे कि जब देखो अगर आपने हत्या की है, आपने अगर किसी का मर्डर किया है, तो मर्डर के केस में आपके 302 लगेगा। आईपीसी एक बार क्रॉस चेक कर लेना, आईपीसी 302 होगा। और अगर हत्या की कोशिश करी है तो एक 307 लगेगा। हत्या की अगर कोशिश करी तो 307 लगेगा। तो 302 से कहीं पावरफुल थी 307 कि हत्या की कोशिश, क्योंकि अब लोग ना हत्या से खुद को चेंज कर देते थे कि नहीं हमने एक हत्या करी नहीं है, हमने बिना इरादे की हमसे हत्या हो गई है, तो इसमें ना सजा कम होगी। तो ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि आपसे जो हत्या हुई है वो आपने इरादे से करी है या बिना इरादे से करी है। ठीक है, तो ये आर गोविंदा, आर वर्सेस गोविंदा केस है। ठीक है, इसमें केवल छोटा सा फर्क होता है, ओनली डिग्री, एक डिग्री का फर्क है कि आप, क्योंकि ये कौन बता सकता है किसी आदमी के दिमाग में क्या है कि वो इरादा करके हत्या कर रहा है, बिना इरादा करके हत्या कर रहा है, तो ये कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, ये हो गया। हमें बस, अरे हमें तो सिर्फ देखो, हमें तो इतना याद रखना है, आर वर्सेस गोविंदा केस है जिसमें हत्या और गैर इरादतन हत्या, मतलब हम बिना सोचे हुए हत्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ उसके बारे में बताया गया, हमें ये रखना है। इसके बाद है साइबर क्राइम एंड करप्शन। साइबर क्राइम एंड करप्शन, मॉडर्न लीगल चैलेंजेस। आज की डेट में जो लीगल चैलेंजेस हैं वो क्या क्या है साइबर क्राइम को लेके। साइबर क्राइम केस है, अब देखो, अब हमने ऊपर से हमने काफ़ी सारे केसेस पढ़ लिए, वुमन पढ़ लिया, वुमन के लिए वर्क, सेफ वर्क एनवायरनमेंट पढ़ लिया, उसके बाद सेक्सुअल उनके जो अगेंस्ट में लोग होते हैं, हरेसमेंट वगैरह होती है, वो पढ़ लिया। अब हम साइबर क्राइम पे आ गए, जनमंच वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये क्या केस है, अदालतें राज्यों को अश्लील वेबसाइट को बंद करने का निर्देश नहीं दे सकती, उनका संचालन भाषण की स्वतंत्रता के अधीन है। पीड़ित व्यक्तियों को राज्य के अधिकारियों से संपर्क करना होगा। अब देखो आपको इसको सोचने में भी हंसी आएगी, ये बोल रहा है, कोर्ट बोलता है कि कोर्ट जो है ना, वो पोर्नोग्राफिक साइट्स जो हैं, जो भी अश्लील वेबसाइट्स हैं, उनको बंद करने का कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता। कोर्ट नहीं बोलेगा कि भाई आप उन्हें बंद करो। कोर्ट ने ये सारा मैटर स्टेट के लिए छोड़ दिया। स्टेट मीन्स राज्य के लिए, मीन्स यूनियन के लिए, कि भाई अगर केंद्र चाहे तो बंद कर ले और केंद्र ना चाहे तो बंद ना करे। अगर मान लो जैसे अभी मोदी गवर्नमेंट ने 2019-20 में इनको बंद कर दिया है पोर्नोग्राफिक साइट्स को, लेकिन अगर ये बोल रहा है इसके बाद पीड़ित व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति कौन हुआ यहाँ, जिसको ये एक्सेस नहीं हो रही हैं साइट्स, वो पीड़ित व्यक्ति हो जाएगा। भाई कितनी बड़ी बात है, वो राज्य के अधिकारियों से संपर्क भी कर सकता है कि भाई मेरी मेरी जो राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। फंडामेंटल राइट्स कौन सा यूज हो रहा है यहाँ, आर्टिकल 21, कौन सा, राइट टू इंटरनेट, राइट टू इंटरनेट। इंटरनेट को हर किसी को, आगे हम पढ़ेंगे कि राइट टू इंटरनेट कैसे फंडामेंटल राइट में ऐड किया गया। तो वो वहां जाके वो बात भी कर सकता है अधिकारियों से कि भाई अगर कोई कर सकता है तो वो कर सकता है। तो ये ना जनमंच बनाम भारत संघ केस है जिसमें कोर्ट कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता। इसके बाद है ब्राइब ऑफेंस।
ब्राइब सीएम शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ एपी आंध्र प्रदेश। अवैध परितोषण की मांग एक अपराध है, ठीक है। डिमांड ऑफ फॉर इलीगल ग्रेटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस। रिकवरी ऑफ नोट्स अलोन इज इनसफिशिएंट अनलेस द नोइंग एंड वॉलंटरी एक्सेप्ट ऑफ द ब्राइब इज प्रूवन। केवल नोटों की वसूली तब तक अपर्याप्त है जब तक कि रिश्वत की संज्ञान और स्वैच्छिक स्वीकृति सिद्ध ना हो जाती। अब ये बोल रहा है कि ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि आप किसी को कुछ गिफ्ट कर दो, कुछ चीज़ें दे दो, ठीक है। इल्लीगल डिमांड जो इसकी है वो इल्लीगल मानी जाएगी। अगर आप किसी से कुछ ले रहे हो, कोई भी अधिकारी किसी काम को करने के अवेज में, तो वो चीज़ इल्लीगल मानी जाएगी। अभी जैसे अभी देखा है ना, वो जो नागार्जुन नाम है, पता नहीं कौन सा, गौड़ा वर्सेस जो 51 करोड़ का केस चल रहा है, जिसमें 10 करोड़ का आरोप लगा है लेने का, ठीक है, डॉरी उसका, सॉरी, डिमांड लेने का। तो अब क्या है कि अब किसी के घर से मान लो आपको नोट मिले, तो क्या किसी के घर से सिर्फ़ नोट मिल जाने से हम ये बोल सकते हैं कि उसका जो ऑफ़ेंस क्लियर हो गया, कि वो उसके घर से नोट हुए हैं, तो अब वो ब्राइब उसने ली है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। जब तक पूरी तरह से रिसर्च ना हो जाए और ना पता चल जाए उसको संज्ञान में लिए हुए कि हाँ, ये जो नोट हैं, ये ब्राइब के नोट हैं, या वो खुद एक्सेप्ट ना कर ले। क्योंकि देखा होगा ना आपने, जैसे किसी के घर से 40 लाख रुपए मिले, तो आपने देखा होगा सीबीआई या ईडी उसके घर पे बैठ के उससे पूछताछ करती है, इंटरव्यू होते हैं उसके कि भाई कहाँ से आए, हमें स्टेटमेंट दिखाओ, बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, क्या काम चल रहा है। तो धीरे धीरे करके उस पर प्रेशर बिल्ड करते हैं, वो खुद एक्सेप्ट कर ले कि हाँ हमने यहाँ से पैसे लिए, तो ये प्रूव हो जाएगा कि हाँ, या उसकी जो जितनी उसकी वैल्यू है उस बंदे से बहुत ज़्यादा, कईयों करोड़, वो बंदे की सैलरी है 30,000 की और उसके पास पैसे निकल रहे हैं 3 करोड़, तो ये ना, ये संज्ञान में ले लिया जाएगा। तो ऐसे करके हम बोल सकते हैं ब्राइब ऑफेंस। तो हमें सिर्फ ये याद रखना है कि सीएम शर्मा, वैसे मैंने शॉर्ट करने के लिए यहाँ लिख दिया है ये ब्राइब ऑफेंस, आप इन सब की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सीएम शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस है, जिसमें ब्राइब ऑफेंस के बारे में बताया गया है। हमें तो इतना पेपर में करना है, जल्दी जल्दी करते हैं। उसके बाद है अखंड प्रताप सिंह वर्सेस सीबीआई। अखंड प्रताप सिंह वर्सेस सीबीआई केस क्या है? सीबीआई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत राज्य सरकार की अनुमति के बिना जांच आगे बढ़ा सकती है। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट केस है। अब देखो, आपने देखा होगा सीबीआई के ऊपर आरोप लगता है कि सीबीआई केंद्र के से या राज्य से मिलकर काम कर रही है। वो जिन लोगों को बोलते हैं सिर्फ उन्हीं लोगों के यहाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रियलिटी में क्या हो रहा है वो एक अलग केस है, लेकिन डॉक्यूमेंट में लॉ के अकॉर्डिंग सीबीआई किसी के भी यहाँ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत बिना गवर्नमेंट की परमिशन के इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, छापा डाल सकती है और किसी से भी पूछताछ कर सकती है। ये किस केस का आउटकम है? किस केस का आउटकम है? ये अखंड प्रताप सिंह वर्सेस सीबीआई केस का आउटकम है। हमें इतना याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम जजमेंट्स ऑन बेल। अब जब बेल दी जाती है तो उसके ऊपर कुछ जजमेंट्स आए। जजमेंट्स ऑन बेल, डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक है। और डाइंग डिक्लेरेशन, अब मैं समझाऊंगा ये क्या है। जमानत और मृत्युकालिक घोषणाओं पर निर्णय, कैसे कैसे निर्णय आए, सुनो। एंटीसिपेटरी बेल कंसिडरेशन, अग्रिम जमानत विचार। अग्रिम जमानत कब मिल सकती है, किस केस में मिल सकती है, उस पर विचार क्या है। उस पर विचार क्या है कि अपराध की गंभीरता और प्रकृति, सीरियसनेस ऑफ नेचर देखा जाता है, नेचर ऑफ ऑफेंस देखा जाता है बेल देने से पहले। क्या जिस जो बेल मांग रहा है उसने जो ऑफेंस किया है, क्या वो ज़्यादा सीरियस है या कम सीरियस है। अगर कम सीरियस है तो उसे बेल दे दी जाती है। समझ आ रहा है? जैसे मर्डर ना हो, रेप ना हो, ऐसे ना हो, लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत हो, तो उसको बेल मिल जाती है। दूसरा, आवेदक का पिछला इतिहास और भागने की संभावना। पुरानी हिस्ट्री देखी जाती है, सबको पता है कि पुरानी हिस्ट्री में इसने क्या-क्या किया है और क्या ये भाग सकता है या सही इंसान है, उसके बेसिस पे, या इसने जो पहले टाइम जेल में काटा है वो कैसे काटा है, इसके जो रिलेशंस हैं जेल में वो लोगों के साथ कैसे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जज जो है वो देखता है। वेदर द प्रोसिक्यूशन एम्स टू डिफेम द एप्लीकेंट्स रेपुटेशन, क्या जो प्रोसिक्यूशन है, जिसने जिसने केस किया है, वो क्या जो इस जो बंदा अभी जो बेल माँग रहा है, जो एक्यूज़्ड है, क्या उसकी प्रतिष्ठा को बदनाम करने के लक्ष्य में ये केस हुआ है? तो उस केस में भी अगर कोर्ट को लग रहा है कि इसका जो एम, इसकी जो प्रतिष्ठा है वो बदनाम होगी, जेल में ज़्यादा दिन रहेगा, तो उस केस में भी कोर्ट जो है उनको बेल दे देता है। जैसे बड़े-बड़े केसेस में मंत्रियों को आपने अक्सर बेल मिलती हुई देखी होगी। ये सारे जो तीनों पॉइंट्स हैं, आउटकम है, वो किसके हैं? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस साजिद हुसैन। ये बात समझ आ रही है आपको? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस साजिद हुसैन में ऊपर वाले तीनों आउटकम निकल के आए हैं, ठीक है। इसके बाद डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन क्या है? कलावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये डाइंग डिक्लेरेशन है। इसमें क्या बोला है कि कन्विक्शन कैन बी बेस्ड सोनली ऑन डाइंग डिक्लेरेशन इफ इट इज ट्रू वॉलंटरी एंड द कोर्ट बिलीव्स इन ट्रूथफुलनेस। अब ध्यान से सुनना है इस बात को, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। एक मृत्युकालिक घोषणा के आधार पर ही दोष सिद्धि हो सकती है यदि वह सत्य, स्वैच्छिक हो और न्यायालय उसकी सत्यता में विश्वास रखता हो। अभी क्या है कि अभी कुछ दिन पहले आपने केस सुना होगा हरियाणा में। हरियाणा के अंदर एक आईपीएस ऑफिसर ने अपने आप को गोली मार लिया, ठीक है, डीआईजी रैंक के ऑफिसर ने। तो और उसने पूरा एक चिट्ठा लिखा है जिसमें लिखा है कि कैसे-कैसे उसको प्रताड़ित किया गया, क्या-क्या हुआ, सीनियर डीजीपी ऑफिसर लेवल रैंक के ऑफिसर्स को उसने उसके अंदर लिखा है।
तो अगर कोर्ट को लगता है कि ये उसने खुद लिखा है, स्वैच्छिक है और कोर्ट को लगता है कि ये सत्य है सर्च करने पे, तो उसने जो लिखा है ना, उसके बेसिस पे ही उसको हम एविडेंस मान लेंगे, उसकी डिक्लेरेशन को, ये बोल रहा है कोर्ट। कोर्ट बोल रहा है कि अगर कोर्ट को लगता है कि वो सत्य है, अगर वो इंसान डाइंग डिक्लेरेशन मरते-मरते कुछ लिख के गया है, तो उस पर सत्यता पर कोर्ट विश्वास कर सकता है और उसके बेसिस पे अरेस्ट हो सकते हैं। जिन-जिन के नाम लिखे हैं या जो-जो लोग कल्प्रिट हैं उनको कोर्ट फर्स्ट इंस्टेंट में पुलिस जो अरेस्ट कर सकती है। समझ आ गया डाइंग डिक्लेरेशन? वो क्या है? कलावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। आपको ऐसे याद रखना है कि कलावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के जो केस है वो डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर है। तो आपको ऑप्शन दिख जाएगा, आप उसमें फटाफट टिक लगा देना। बेल ग्रांट, बेल ग्रांट यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रतन मलिक। ठीक है, कैसे बेल ग्रांट करी जाती है? जमानत तभी दी जाती है जब न्यायालय संतुष्ट हो कि अभियुक्त आगे कोई अपराध नहीं करेगा और यह मानने के उचित आधार हों कि उसने कथित अपराध नहीं किया है। मतलब अगर अगर कोर्ट को लग रहा है कि हाँ, इस बंदे के अंदर कोई कमी नहीं है, इसके पुराने पास्ट केसेस अगर अच्छे हैं और ये आगे जाके भी ठीक काम करेगा, तो कोर्ट उसे ईज़िली बेल ग्रांट कर सकता है। ओनली इफ द कोर्ट इज़ सैटिस्फाइड दैट द अक्यूज़्ड विल नॉट कमिट फर्दर ऑफेंस, आगे कोई भी ऑफेंस वो नहीं करेगा। तो दोस्तों ये 40 मिनट के आसपास वीडियो हो गई है, तो मुझे लगता है कि हमें 2 पार्ट में कवर करना चाहिए। हम जल्दबाजी करने के बजाय हम ईज़िली हम सारे जितने भी केसेस हैं, जितने भी जजमेंट हैं, वो सारे जजमेंट हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मैक्सिमम 30 मिनट के आसपास होगी।